हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमने लैमिस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, एक और देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए पहला क्वेश्चन। अ लाइट स्ट्रिंग a light string A B C D E whose extremity A is fixed has weights W1 and W2 attached to it at B and C. It passes round a small smooth peg at D carrying a weight of 300 Newton at free end E as shown in figure। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपको। यह है पॉइंट ए जो फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे है बी सी, बी पे है वेट W1, सी पे है वेट W2। ये एंगल है 150 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री। यहां से है एक वेट E, ये वेट है 300 न्यूटन का। यहाँ पे लगी हुई है एक पुली जो अटैच्ड है पॉइंट डी पे। चलो इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। इफ in equilibrium position BC is horizontal and AB and CD makes an angle 150 degree and 120 degree with BC, find पहला टेंशन in portion AB, BC and CD। second of string second magnitude of W1 and W2। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कह रहा है एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई जिसके पॉइंट ए को आपने फिक्स करके रखा हुआ है, पॉइंट बी और सी में दो वेट अटैच करके रखें। दोनों वेट हमें पता है, कोई भी वेट हमेशा कैसा एक्ट होता है,
हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर एक्ट होता है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है हमेशा वेट। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपने एक स्मूथ पुली लगा के रखा है जिससे आप एक अटैच कर रहे हैं यहाँ पे एक वेट 300 न्यूटन का। अब क्योंकि आपने उस पुली के थ्रू एक वेट को अटैच करके रखा है, ये 300 न्यूटन का वेट कैसा एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और ये किस पे अटैच है? एक पुली पे अटैच है, तो ये इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट करेगा कितने वैल्यू का? 300 न्यूटन का। ये चीज समझ में आया क्यों? क्योंकि यहां पे इस वेट 300 न्यूटन का ये जो वेट है, इसके वजह से स्ट्रिंग डीई में भी एक टेंशन जनरेट होगा। ये जो वेट है ये इस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचेगा, है ना? कौन से फोर्स से? 300 न्यूटन की फोर्स से। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पॉइंट सी से भी आपको कितनी फोर्स लगाना पड़ेगा? 300 न्यूटन की। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि हमारा जो बॉडी कायम है इक्विलिब्रियम में है। भाई इसको क्या हो गया? सॉरी। तो समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बॉडी कायम है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। अब हमारे पास दो जॉइंट आ रहे हैं, एक बी दूसरा सी। जॉइंट बी जॉइंट सी दोनों में तीन फोर्सेस लगती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं जॉइंट बी की, तो वहां पे क्या है? पॉइंट बी है। बी में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में W1 वेट आ रहा है। बी सी यानी जो स्ट्रिंग है ये कैसी है हमारी? हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे आपकी फोर्स लगेंगी बी सी। मैंने हमेशा बताया था टेंशन फोर्स हमेशा कैसी होती है? पुलिंग फोर्स होती है, जो हमेशा बॉडी से दूर की ओर लगता है। बी की बात करें तो बी से सी की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे उसका, और बी से ए की ओर एक और फोर्स लग रही है। तो देखिए बी पे यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 150 डिग्री का बन रहा है। मुझे पता है अगर बी सी हॉरिजॉन्टल है और हमारा वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। मुझे पता है कि अगर आप एक इस तरीके का बनाओ कोई भी डायग्राम, तो यहाँ पे जो तीनों एंगल होते हैं उन तीनों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। दो एंगल मुझे पता है तो मैं तीसरा निकाल सकता हूँ क्या? आराम से निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं जॉइंट सी की बात करूं, जॉइंट सी में भी कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है? तीन कर रही है। पहली जो वेट एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होती है जो बॉडी से अवे की ओर जाता है। तो सी से अगर मेरे को बात करना है तो मुझे डायरेक्शन बी की ओर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 120 डिग्री का। तो यहाँ पे जो तीसरा एंगल है वो मैं आराम से निकाल सकता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारे पास डी। हमने देखा यहाँ पे कितनी फोर्स जनरेट होंगी? 300 न्यूटन की। क्यों? क्योंकि ये वेट ऑफ 300 न्यूटन के वजह से ये जो स्ट्रिंग डीई है इस पे टेंशन आ रहा है 300 न्यूटन का। और यही वेट जब नीचे की ओर जाएगा तो वो यहाँ की रस्सी को खींचेगा। तो यहाँ पे आप नीचे की ओर जितना वेट अटैच करेंगे उतने ही जोर से ये स्ट्रिंग खींचेंगे, और जितने जोर से स्ट्रिंग खींचेंगे उतना ज्यादा क्या जनरेट होगा? वहां पे टेंशन जनरेट होगा। उम्मीद है समझा होगा। तो चलिए आप सबसे पहले हर एक चीज को दिखा देंगे। मैं टी ए बी से डिनोट करूंगा टेंशन एट स्ट्रिंग ए बी। टी बी से बीसी से डिनोट करूंगा टेंशन एट स्ट्रिंग बी सी। टी सी डी से डिनोट करूंगा टेंशन एट स्ट्रिंग सी डी। टी डी से डिनोट करूंगा टेंशन एट स्ट्रिंग डी। अब इस वेट के वजह से जो है 300 न्यूटन का,
जो हमने लगा के रखा है पॉइंट ई पे। इससे क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, कहां पे, डी ई पे, और रिजल्टेंट सी डी में, क्योंकि यही वो धागा है जिससे ये 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। तो ये जो वेट है ये पूरे इस धागे पे क्या जनरेट करेगा, टेंशन, कितने का, जितना उसका वजन है। कितना वजन है, 300 न्यूटन का। तो ड्यू टू 300 न्यूटन ऑफ वेट attached to end E of string, it applies a tension of 300 Newton on string DE and string CD as body is in equilibrium। बॉडी काय में है, इक्विलिब्रियम में करके, अगर डीई में 300 न्यूटन का आपको फोर्स लग रहा है तो सीडी में भी कितने का लगेगा, 300 न्यूटन का। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर टेंशन एट स्ट्रिंग सी डी इक्वल रहेगा टेंशन एट स्ट्रिंग डीई से, जिसकी वैल्यू आ जाएंगी 300 न्यूटन। अब आप लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम। अब आप क्या लगाएंगे, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम लगाने के लिए आपको तीनों एंगल पता होने चाहिए। तो बताइए, यहां पे मेरे पास पहला एंगल है 90 डिग्री का, दूसरा एंगल है 120 डिग्री का, तीसरा एंगल मुझे पता नहीं है, और टोटल सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, 360 जैसा था वैसा, 120 प्लस 90 होगा 210, इधर प्लस 210, उधर गया तो माइनस 210, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आ रहा है 150 डिग्री। तो लगाइए यहाँ पे लैमिस थ्योरम। क्या रहता है आपके पास लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम कहता है कि अगर आप फोर्सेस को उसके अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो चलो, यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी, टेंशन एट बीसी। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, वेट। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा था, टेंशन एट सीडी, जिसकी वैल्यू 300 न्यूटन हमने निकाल लिया। यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, टेंशन एट बीसी, यहाँ पे वेट, यहाँ पे टेंशन एट ए बी एक्ट करेगा। तो बाय लैमिस थ्योरम क्या मिलेगा, टेंशन एट BC डिवाइड बाय साइन ऑफ 150 डिग्री। आया, टेंशन एट BC तो उसका अपोजिट साइन ऑफ 150। दूसरा W2 वेट डिवाइड बाय साइन ऑफ 120, W2 वेट डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। और लास्ट क्या आएगा, 300 न्यूटन का वेट जो है टेंशन एट CD, तो टेंशन एट CD डिवाइड बाय इसका अपोजिट 90 डिग्री का वेट, तो आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। यानी क्या मिला, टेंशन एट BC डिवाइड बाय साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू टेंशन एट CD है 300 डिवाइड बाय साइन 90। आप चाहो तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती, 1। आ जाएंगे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रुकिए, मैं मेरा कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। तो फ्रॉम 1 पहले मैं क्या ले लेता हूँ कि टेंशन एट BC डिवाइड बाय साइन ऑफ 150 डिग्री आएगा 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 कितना हो जाएगा आपके लिए, 1 हो जाएगा। तो आपको सादा का की वैल्यू चाहिए 300, यहाँ पे साइन 50 डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। तो इसका आंसर आ रहा है 150। तो टेंशन एट BC का आंसर आ रहा है 150। टेंशन है, फोर्स है, एक तरीके का काय में आएगा, न्यूटन में आएगा। सिमिलरली निकालिए, ऑल्सो फ्रॉम 1 मैं ले सकता हूं W2
डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री, इसका आंसर है 300 डिवाइड बाय साइन 90। तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे साइन 120 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका आंसर आ रहा है 259.8076, 259.8076 न्यूटन आ गया। दो वैल्यूज निकाल लिए। अब सेकेंड जंक्शन में लगाएंगे हम लैमिस थ्योरम। अभी तक हमने कौन से जंक्शन में लगाया, इस जंक्शन में। अब बारी है इस जंक्शन की। अभी हमने टेंशन एट बीसी निकाल लिया, कितना है 150 न्यूटन। तो यहाँ पे एक वैल्यू मालूम चल गई, तब हम इस जंक्शन में भी लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। अप्लाई लैमिस थ्योरम, अप्लाई लैमिस थ्योरम एट जॉइंट बी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले टेंशन एट ए बी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू W1 वेट डिवाइड बाय साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू टेंशन एट बी सी डिवाइड बाय, यहां पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का। तो साइन ऑफ 120 डिग्री। क्यों, देखो 90 है, तो जब हमने एक एंगल को 150 लिया था तो दूसरा हमें कितना मिला था यहाँ का, जब एक 150 तो दूसरा 120, तो यहाँ पे 150 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 120 जाएगा। आएगा समझ में आया कैसे निकाले। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, टेंशन एट ए बी डिवाइड बाय साइन 90 जो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय साइन 150 इज इक्वल टू टेंशन एट बी सी। टेंशन एट बी सी है 150 डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। तो इसे मैं देता हूं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या लिख सकता, टेंशन ऑफ ए बी डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 1, ये इक्वल है 150 अपॉन साइन 120 से। तो चलिए निकाल लेते हैं 150 डिवाइड बाय साइन 120। आंसर आ रहा है हमारा 173.20508। तो मैं 501 न्यूटन लिख देता हूं। तो टी ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 173.2051 न्यूटन। सिमिलरली दूसरी वैल्यू निकालिए, ऑल्सो W1 अपॉन साइन 150 डिग्री, ये इक्वल आएगा 150 डिवाइड बाय साइन 120 से। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या आएंगी, क्या आएंगी बताइए। तो पहला आ जाएगा 150 इंटू साइन 150 डिवाइड बाय साइन 120। तो इसका आंसर आ रहा है 86.60254 न्यूटन आ रहा है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या नहीं। अगर आपको लैमिस थ्योरम लगाना आता है तो आप ये वाले क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमारे पास फोर्सेस अलग तरीके से लगते रहते हैं। जैसे सपोज ये है आपका ए, ये है बी, ये एक फ्रेम है जिसपे फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स लगते जा रहा है। यहां से बढ़ते 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 यहां पे जाने के पास पकड़ लीजिए आपको लग रहा है x न्यूटन पर मीटर का फोर्स। कितने का लग रहा है, नहीं तो x के जगह में f न्यूटन पर मीटर लिख देता हूं। कितना फोर्स लग रहा है, f न्यूटन पर मीटर का फोर्स। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में आपके पास फोर्स लग रहा हो तो यहां पे जो टोटल फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस ट्रायंगुलर फोर्स की वजह से, ये हमेशा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से इक्वल। कैसे इक्वल होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल से इक्वल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगे हाफ ऑफ बेस की वैल्यू कितनी है एफ इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, जितनी भी है लेंथ दी रहेंगी। तो आप इस तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे। आप लगाएंगे हाफ ऑफ एफ इंटू एल, तो आपको इससे मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स याद रखिएगा हमेशा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 पे एक्ट करता है। कहां पे एक्ट करता है? 2/3 ऑफ लेंथ में। अगर आप पॉइंट ए से निकालने जाओ तो 2/3 ऑफ लेंथ पे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो आप इसका फाइनल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ए बी ये है, यहाँ पे आपकी फोर्स लगेंगी कितने मैग्नीट्यूड की? हाफ ऑफ एफ इंटू एल की, और एट एन डिस्टेंस ऑफ 2/3 एल फ्रॉम पॉइंट ए आएगा। ये कब? जब आपको फोर्स ऐसी नॉन यूनिफॉर्म धीरे 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 बढ़ती हुई ऐसी दी हुई हो। सेकेंड, अगर आपके पास ए बी इस तरीके का दिया हुआ है और यहां पे आपकी फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है एफ न्यूटन पर मीटर की। कितने की लग रही है? एफ न्यूटन पर मीटर की फोर्स लग रही है। उस केस में आप क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स रहेंगी ये क्या रहेगा? एरिया ऑफ। इस केस में हमें तो पता है फोर्स कैसी एक्ट कर रही है, एकदम परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। जैसे ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, नीचे क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इक्वल रहेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है एल और ये ब्रेड्थ क्या है हमारे पास? जो फोर्स लग रही है जो है एफ। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगेंगी एल एफ। और रेक्टेंगल वाला अगर आपके पास ब्लॉक दिया हुआ है तो यहाँ पे फोर्स जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे होती है? इसके मिडल में। तो x की वैल्यू रहेंगी L/2, यानी इसके सेंटर पे इसकी रहेंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो A और B का मिड पॉइंट होता है L/2। ये मिड पॉइंट में आपकी फोर्स लगेंगी F इंटू एल न्यूटन की लगेगी। समझा पक्के में? अब कई कई क्वेश्चंस में है ना ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि आपको ये और ये दोनों लॉजिक एक साथ लगाने पड़े, तो हम डायरेक्ट वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है बीम supports a load varying uniformly from an intensity of W Newton per meter at the left end to P Newton per meter at the right end, at the right end. Find the values of W and P to cause the reaction as shown in figure। यहाँ पे आपके पास एक ये बॉडी दी हुई है, इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से W न्यूटन पर मीटर का, फिर ये इंक्रीज होते जा रहा है फोर्स, और रिजल्टेंट यहाँ पे आपको लग रहा है P न्यूटन पर मीटर का फोर्स, और ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते जा रहा है। सेम है क्या? यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है फोर्स। फिर आपको दिया हुआ है कि
ये फोर्स लगने के वजह से नीचे से रिएक्शन आ रहा है, नीचे से रिएक्शन फोर्स आ रही है पहली 6000 न्यूटन, और रिएक्शन फोर्स नीचे से आ रही है दूसरी 12,000 न्यूटन। क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स आ रही है तो अपने ये बॉडी को काय में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि ये जो W और P की वैल्यू है ये क्या है, ये निकालना है आपको। यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पहला है 3 मीटर का, दूसरा है 5 मीटर का, तीसरा है 4 मीटर का। ऐसा डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ही आपका ट्रायंगल बन रहा है ना ही रेक्टेंगल बन रहा है। चलिए मैं इसे एक रफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये बेस दिया हुआ है, ठीक है। इस बेस में यहां से हमारे पास वेट एक्ट हो रहा है W न्यूटन पर मीटर से, फिर वो वैल्यू इंक्रीज होते गई, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कितना एक्ट हो रहा है, यहाँ पे P न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में। कैसे, हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़े, हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़े, हम दोनों यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है ये जो फोर्स है ये कैसे एक्ट कर रही है, वर्टिकली। आपका जो बेस दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, W वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही मैं W वाले साइड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक हो गया मेरे पास रेक्टेंगल, और ऊपर मेरे पास बन रहा है ट्रायंगल। और मैंने रेक्टेंगल ट्रायंगल दोनों के लिए आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं आपको सिखाया। तो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था इसे एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़ लिया। अगर ये वाला साइड W न्यूटन पर मीटर का है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये भी कितने का होगा, W न्यूटन पर मीटर का होगा। यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना था, P था यहां से यहां तक का कितना था डिस्टेंस, P था। अभी हमने जो ड्रॉ किया उस हिसाब से यहां से लेके यहां तक का कितना है, W है। अगर ये पूरी बड़ी वैल्यू P है, ये छोटी वाली वैल्यू W है, तो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल का बेस बनेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। क्यों, देखो अगर मैं इसे A B C 3 पॉइंट नाम दूं, तो A से C तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, AB प्लस BC। A से C तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, P। A से B तक का W, B से C नहीं पता, तो यहाँ पे प्लस W, इधर गया माइनस W, तो BC की वैल्यू कितनी आएंगी, P माइनस W आएगी। आपको ये सब चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नाम नाम लिखते जा रहा हूँ। आपको पेपर में नाम लिखते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। समझ में आया। तो यानी अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालना है फोर्स की, तो मैंने उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया हूं। एक है जो रेक्टेंगल है, दूसरा है जो एक ट्रायंगल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरी बॉडी काय में अभी इक्विलिब्रियम में, तो जितनी फोर्सेस नीचे की ओर आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए उतनी फोर्सेस ऊपर की ओर जाएंगी। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, आप यार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 3 + 5 8, यानी ये 12 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये भी 12 मीटर का डिस्टेंस हो गया। आप ऐसा एक डायग्राम रफ में ड्रॉ करके दिखाएंगे वहां पे, ये वाले डायग्राम के बाजू में। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉडी को सेम तरीके से कि रिएक्शन फोर्स आ रही है और बॉडी वहां पे रुकी हुई है ऐसा दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पे लेंगे इसे इक्विलिब्रियम में, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। मतलब जितनी फोर्सेस नीचे आ रही है उतनी फोर्सेस ऊपर जानी चाहिए। तो देयरफॉर जो फोर्स ऊपर जा रही है वो कौन सी है, R1 + R2। ये फोर्सेस ने बैलेंस करना चाहिए किसे, उन फोर्सेस को जो फोर्सेस नीचे आ रही है। नीचे आने वाली फोर्स कैसे निकालेंगे, नीचे आने वाली इस फोर्स को निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ा, एक रेक्टेंगल
दूसरा ट्रायंगल। ये रेक्टेंगल के वजह से जो फोर्स आ रही है वो कैसे इक्वल रहेंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। और ये ऊपर वाली जो फोर्स आ रही है वो किससे इक्वल रहेंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रहेगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे में तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई, इस तरीके से। और आप चाहो तो यहां पे फिर ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहला कौन सा है, ए बी डी ई, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी। आएगा, ये चीज समझ में आए, क्योंकि मुझे पता है वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे लिए, फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, जो रिजल्टेंट रहेगा इस टाइप के फोर्स का। आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बताइए क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा R1। R1 कितना है 6000 प्लस R2 कितना है 12,000। ये रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। है ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ बेस यानी 12 इंटू हाइट। डी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, पी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि पूरा डिस्टेंस था पी, उसमें से नीचे निकल गया डब्ल्यू, तो बचा वो कितना आएगा, पी माइनस डब्ल्यू। आ गया, इजी है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 2 6 12, यहाँ पे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट एंड में डालेंगे हम। तो बताइए क्या मिलेगा, 3 0 जैसे थे वैसा 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 12W प्लस 6 इंटू पी, 6P माइनस 6 इंटू डब्ल्यू माइनस 6W। तो क्या मिला यहाँ से आपको, यहाँ से मुझे मिल रहा है 18,000 इज इक्वल टू 12 में से 6 गया था, आएगा 6W प्लस 6P डिवाइड बाय 6 कर दो, तो क्या आएगा यहाँ से W प्लस P इज इक्वल टू 6 3 18 आएगा 3000। यहाँ से आप W या P दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, तो W की वैल्यू आएंगी 3000 माइनस P। आ गई, एक बार आपको एक फोर्स मिल गई, कैसे मिली है, समेशन ऑफ फोर्सेस लगाने के वजह से। तो अब सेकेंड वाली वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, उसका मतलब क्या होता है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में तब आएंगी जब सम ऑफ फोर्सेस एंड सम ऑफ मोमेंटम दोनों क्या हो उसके लिए 0। तब हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम निकालेंगे एट पॉइंट ए निकालेंगे। अब मोमेंटम निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने फोर्सेस तो निकाल लिया कि कितनी एक्ट करेंगी, लेकिन अभी तक आपने ये निकाल पाया क्या कि आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, नहीं निकाल पाए। तो आप कैसे निकालेंगे इसे, आप निकालेंगे नाउ डिस्टेंस ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स है पहली, जो ट्रायंगल के वजह से लग रही, ट्रायंगल के वजह से कौन सी लग रही, 12 इंटू डब्ल्यू, डिस्टेंस ऑफ फोर्स 12W न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए इज। अब बताओ, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के वजह से फोर्स लग रही, ये क्या रहता, बेस इंटू हाइट यानी 12 इंटू डब्ल्यू। और ये जो फोर्स लगती है वो कहां पे लगती है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आता है, सेंटर पे, यानी जो 12 मीटर का डिस्टेंस है इसके सेंटर पे लगेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एट द डिस्टेंस ऑफ फोर्स 12W न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए इज हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस आएगा 12 यानी 6 मीटर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ फोर्स, दूसरी फोर्स कौन सी थी, जो आपके रेक्टेंगल के वजह से लग रही थी। रेक्टेंगल की वजह से 2 कटा था, यहाँ पे 6 आएगा 6P माइनस 6W, 6 इंटू P माइनस W न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए इज कितना रहता, याद है 2/3 टाइम्स टोटल डिस्टेंस। तो 3 4 12 4 थ्रू 8 मीटर,
8 मीटर की डिस्टेंस पे आपका ट्रायंगल की वजह से फोर्स लगेगा। तो जो आपका डायग्राम था ए और लास्ट पॉइंट क्या लिया हमने ई, इस पे पहली तो चीज नीचे से दो फोर्स लग रही है, पहली रिएक्शन फोर्स, दूसरी रिएक्शन फोर्स। पहली रिएक्शन फोर्स लग रही है 6000 की 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 6000 की 3 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद 5 मीटर का डिस्टेंस है और 12000 न्यूटन की फोर्स लग रही है 3 + 5 यानी टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम ए से। और ऊपर से दो फोर्स आ रही है। ऊपर से पहली फोर्स आ रही है 12W की, 12W की जो लग रही है 6 मीटर की दूरी पे, और दूसरी फोर्स आ रही है 6 टाइम्स P - W न्यूटन की, जो टोटल 8 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम ए। फिर से एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए, ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलिए समेशन ऑफ मूवमेंट लेंगे। सबसे पहली फोर्स कौन सी लग रही है R1। तो R1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है 3। ये जो फोर्स है बॉडी को कैसे घुमाएंगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं माइनस यूज करते हैं। सेकंड कौन सी फोर्स लग रही है 12W वाली फोर्स, ये कैसी लग रही है नीचे की ओर। तो बॉडी को कैसे घुमाएंगे इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है प्लस। कितनी फोर्स लग रही है 12W, इतनी फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रही है 6 मीटर के डिस्टेंस पे लग रही है। तीसरी फोर्स कौन सी लग रही है 6P - W, कैसी लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस पे लग रही है 8 मीटर के डिस्टेंस पे लग रही है। और लास्ट कितनी फोर्स लग रही है 12000 न्यूटन की, किस डायरेक्शन में लग रही है, इसके वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है नीचे से ऊपर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइन आ जाएगा माइनस। कितने डिस्टेंस पे लग रही है फ्रॉम पॉइंट ए 5 + 3 8 मीटर पे। और क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे R1 के भी जगह में डायरेक्ट 6000 डाल दूं क्या, तो एक बार में वैल्यू भी आ जाएंगे। तो -6000 R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 6 3 18,000, 6 2 12, 6 1 6 आएगा 72 W, फिर उसके बाद 8 6 48 आएगा 48 P - 48 W माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी 000 जैसा था वैसा 8 2 16 8 1 8 8 + 1 9 इज इक्वल टू 0 आएगा ऐसा। तो बताइए क्या है यहाँ पे वैल्यू आपके पास 72 में से 48 गया तो कितना बचेगा 24W बचेगा 62 72 आएगा 24W प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू है 48P + 48P, और यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव में उधर जाएंगी तो पॉजिटिव में कितना आएगा 96,000 + 18,000 आएगा 3 बार 0 जैसा था वैसा 6 + 8 14 11 आएगा 11,4,000 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू है। W क्या है 3000 - P, तो मैं इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
तो बताओ क्या मिलेगा आपको, 24 इंटू डब्ल्यू जो है 3000 माइनस पी, ये प्लस 48 पी प्लस 48 पी, ये इक्वल आएगा 114000 से। सॉल्व कीजिए इसे, तो 24 इंटू वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 जीरो जैसे थे वैसा, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 आएगा 72,000 माइनस 24 पी प्लस 48 पी इज इक्वल टू 114000। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 24 पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 114000 माइनस यहाँ पे प्लस 72 उधर गया तो माइनस 72,000, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 42,000। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएंगी, 42,000 जैसा था वैसा, यहाँ पे 24 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो पी की वैल्यू आएंगी 1750। क्या है पी की वैल्यू, 1750 आई। और ये 1750 पी का यूनिट क्या में दिया हुआ है हमें, पी का यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर में, मैं लास्ट में लिख देता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, की वैल्यू आ गई, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू क्या है 3000 माइनस पी, तो 3000 माइनस 1750 यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएंगे आपके पास, 1750 यानी 1250। तो आप लिखेंगे हैंस पी आ गया 1750 न्यूटन पर मीटर एंड डब्ल्यू आ गया 1250 न्यूटन पर मीटर। उम्मीद है कैसे निकाले सबको समझाऊंगा, 1250 1750। उम्मीद है इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो क्या करेंगे, देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द वेट ऑफ द trapezoidal block is 7200 Newton acting as shown in figure. The ground reaction varies uniformly from an intensity of PA Newton per meter to PB Newton per meter at B. Determine PA and PB. Determine PA and PB. आपको PA और PB की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये है आपका बेस ए बी, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स है, यानी यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट वगैरह होगा क्या, नहीं, यानी काय में दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में। इस पे ऊपर से एक फोर्स लग रही है 7200 न्यूटन की, जो इस साइड से 5 मीटर की दूरी पे है, इस साइड से 7 मीटर की दूरी पे है, दिया हुआ है ऐसा। फिर कह रहा है इस पे नीचे से भी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाओ, अभी आप धरती के ऊपर भी खड़े होंगे तो धरती आप पे क्या लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाते, भले आप इक्विलिब्रियम में वहां पे,
लेकिन धरती भी तो फोर्स लगा रही है, करके आप वहां पे रुके हुए हैं। आपको यहां से ऐसी एक फोर्स दी हुई है जो वेरी करती जा रही है। पी ए न्यूटन पर मीटर, पी बी न्यूटन पर मीटर। फिर से हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कर देंगे, इसका नाम ए बी दिया हुआ था, हम ले लेते हैं सी डी ई। आएगा तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में। आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बनाते हुए लिख सकते हैं, डिवाइडिंग द ग्राउंड रिएक्शन, सेम चीज यहां से जो दिया हुआ है, डिवाइडिंग द ग्राउंड रिएक्शन which varies uniformly into two parts, namely दो चीजों में तोड़ रहा हूं। पहला रेक्टेंगुलर पार्ट ए बी सी डी एंड सेकेंड ट्रायंगुलर पार्ट सी बी ई। आ गया, दो पार्ट में तोड़ दिया इसे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट के वजह से कितनी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे। आप चाहो तो पहले पूरा कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद फिर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। चाहे तो मैं पहले इसको एक बार में कैलकुलेशन करके आपको फिर अलग अलग निकाल के दिखाता हूं। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर पार्ट ए बी सी डी, ये का ऐसे इक्वल आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या रहता है, बेस इनटू हाइट। अब देखो यहां से यहां तक का, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 5, यहां तक का डिस्टेंस है 7, तो 5 + 7 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 मीटर। तो आएगा 12, ये हो गया आपके लिए बेस इनटू हाइट। अब हमें हाइट यहां पे दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे पी बी न्यूटन का फोर्स लग रहा है, न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा था, यहाँ पे वैल्यू आ गई पी बी। तो अगर ये पूरा पी बी है तो ये भी कितना आ जाएगा पी बी। तो ए से डी तक का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा पी बी आएगा। तो ये जो बचा हुआ है, अब देखिए ए डी ई, इसे समझिएगा, ए से लेके ई तक का टोटल है पी ए न्यूटन पर मीटर वैल्यू। हमने देखा बी से लेके सी तक का कितना था पी बी, तो ए से लेके डी तक का भी कितना आएगा पी बी, तो ए से डी तक का कितना था पी बी, तो ये बचा हुआ कितना आएगा पी ए माइनस पी बी। समझा पक्के में। तो ये फोर्स आ गया हमारे पास, फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर पार्ट, इसको मैं F1 से डिनोट कर देता हूं। आंसर काय में आएगा इसका, न्यूटन में, फोर्स न्यूटन में आएंगे हमारी। और सेकेंड फोर्स ड्यू टू ट्रायंगुलर पार्ट, इसे मैं डिनोट करता हूं F2 से। फोर्स ड्यू टू ट्रायंगुलर पार्ट क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, सी डी ई। आप चाहो तो पहले ऐसा कैलकुलेशन करके पूरी वैल्यूज निकाल लो, फिर एंड में सब्स्टिट्यूट करो। तो बताओ यहां से क्या आएंगी वैल्यू, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है डी से ई तक का डिस्टेंस, डी से ई तक का डिस्टेंस कितना है पी ए माइनस पी बी, इंटू हाइट, हाइट पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 12 मीटर। तो 2 6 12 आएगा 6 टाइम्स पी ए माइनस 6 टाइम्स पी बी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाल लिया समझा सबको। तो आपको दोनों फोर्सेस मिल गए F1 और F2 मिल गए। एक बार F1 और F2 मिल गए तो ये निकालेंगे कि वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। तो आप निकालेंगे F1
एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ F1 कौन सी फोर्स है? जो रेक्टेंगुलर पार्ट की वजह से लग रहा है। रेक्टेंगुलर पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आएगा? उसके सेंटर पे आएगा। आएगा तो 12 मीटर का हाफ, डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ 12 यानी 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से 6 मीटर की दूरी पे आपकी पहली फोर्स लगेंगी। और दूसरा F2 एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा? 2/3। अच्छा, ये तो बी के हिसाब से लगेगा, तो हमें इसके हिसाब से लेना है, तो हम लेंगे 1/3, डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ टोटल यानी 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। अब ये बात को आपको अच्छे से समझना है। ये है हमारा एक ट्रायंगल, समझ लीजिए। क्या नाम है यहाँ पे? DEC, DEC आता है। यहां पे इसकी वजह से जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है ये लगता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम दिस पॉइंट, लगता है। तो अगर 2/3 फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब कह रहा हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि यही डिस्टेंस होता है 1/3 फ्रॉम बेस, है ना। 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस से भी लग सकता है, 2/3 फ्रॉम द टॉप से भी लग सकता है। दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखेंगे, क्योंकि 2/3x 1/3x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x। तो आप कौन से पॉइंट में आगे मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले से सोच के रखा था मैं पॉइंट ए पे मूवमेंट लूंगा, तो मैं सबका डिस्टेंस किससे निकाल रहा हूं? पॉइंट ए से निकाल रहा हूं। पॉइंट ए के मुकाबले यहां पे मैं कह रहा हूं ये जो डिस्टेंस पे ऐड करेगा ये रहेगा 2/3 ऑफ दिस कंप्लीट लेंथ। अगर 2/3 ऑफ कंप्लीट लेंथ फ्रॉम सी से ऐड कर रहा है, मतलब 1/3 ऑफ कंप्लीट लेंथ फ्रॉम डी से भी ऐड कर सकता है। समझ में आया आपको? तो दोनों का मतलब सेम होता है। एक इसमें आप टॉप की वर्टेक्स से बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में आप बेस से बात करते हैं। तो अगर टॉप की वर्टेक्स से ले रहे हैं तो 2/3, और अगर आप बेस से ले रहे हैं तो 1/3 आएगा। तो अब आप आपका फाइनल डायग्राम बनाइए, क्या बन गया है? तो पहली तो हमारी फोर्स एक्ट कर रही है 7200 न्यूटन 5 मीटर की दूरी पे फ्रॉम पॉइंट ए, हो गया पॉइंट ए, और ये था शायद बी, था ऐसा। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं F1 एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो F1 एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, क्योंकि फोर्स रिएक्शन है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो F1 का भी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। F2 एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। F2 एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ए, कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? ये चीज समझ में आया ना? वही अगर मैं 2/3 वाला फॉर्मूला लगाता, 2/3 ऑफ 12 क्या होता है? 3/4 12 यानी 8 मीटर फ्रॉम टॉप। तो यहां से 8 मीटर मतलब बचा हुआ 4 मीटर। आप चाहो तो पहले वाला डिस्टेंस निकाल के फिर टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करके भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया है तो काहे के लिए दिमाग लगाना ज्यादा। कभी भी अगर ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, तो याद रखना इस पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस होता है और बेस से 1/3 डिस्टेंस होता है। इतना याद रख लीजिए, फिर जिस हिसाब से आपको निकालना उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहली चीज, एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी आएंगी? 0। मतलब
जितनी फोर्सेस नीचे की ओर आ रही है उतनी फोर्सेस ऊपर की ओर जाएंगी। तो चलिए बताइए, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नीचे की ओर फोर्स आ रही है 7200 और ऊपर की ओर जा रही है F1 और F2। तो चलो क्या मिल जाएगा मुझे, F1 ऊपर की ओर जा रही पॉजिटिव है, प्लस F2 ऊपर की ओर जा रही पॉजिटिव है, 7200 नीचे की ओर आ रहे तो नेगेटिव आएंगे, तो -7200। समेशन ऑफ फोर्सेस 0 है तो आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू आ रहा है 7200। आप चाहो तो एल लाइन डायरेक्ट लिख सकते, क्यों, समेशन ऑफ फोर्सेस आपका आ रहा है 0, यानी जितनी फोर्स ऊपर जा रही है वो इक्वल रहेंगी जितनी फोर्स नीचे आ रही है। तो ऊपर जाती फोर्स है F1 प्लस F2, नीचे आती फोर्स है 7200। F1 और F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे 12 pb, ये F1 की वैल्यू 12 pb, और F2 है आपके पास, कहाँ गया, कहाँ निकाला हमने, हाँ 6pa माइनस 6pb, 6pa माइनस 6pb, ये इक्वल है 7200 से 6 गया 12 में से, तो कितना आएगा यहाँ पे 6pa प्लस 6pb इज इक्वल टू 7200, डिवाइड बाय 6 कर दो, तो pa प्लस pb की वैल्यू आएंगी 6 1 जार 6 6 2 जार 12, तो आएगा 1200। तो आप यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को निकाल लो, मैं लेता हूँ pa की वैल्यू आएंगी 1200 माइनस pb, आ गई, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आ गया, जिस तरीके से समेशन ऑफ फोर्स इक्वल था 0 से, ऑल्सो समेशन ऑफ मूवमेंट किसी भी एक पॉइंट में इक्वल आएगा 0 से, क्योंकि बॉडी का है में इक्विलिब्रियम में, मूवमेंट लेता हूं एट पॉइंट ए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज पहली फोर्स कहां पे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है जो है F2, तो ये बॉडी को कैसे घुमाएंगे, ए पे, इस तरीके से, कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेता हूं, तो आएगा माइनस F2 फोर्स जो एक्ट कर रही है 4 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। दूसरी फोर्स नीचे की ओर आ रही है, तो आएगा प्लस 7200 इंटू 5, क्यों, ये फोर्स नीचे की ओर आ रही है, तो पॉइंट ए के मुकाबले किस तरीके से घुमाएंगा बॉडी को, इस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव, तो 7200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए जो आ जाएगा 5 मीटर। तीसरा F1 जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो बॉडी को कैसा घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव, तो माइनस F1 इंटू F1, ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे, और समेशन ऑफ मूवमेंट कितना है यहाँ पे 0 है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 5 0 जार 0, 5 2 जार 10, 5 7 जार 7 5 जार 35 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 5 2 जार 10 था तो 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। समझा कैसे किए, 5 0 जार 0 हुआ, फिर 5 2 जार 10, कैरी 1, 7 5 जार 35, 35 प्लस 1 36, ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6 F1, इधर गया तो प्लस 6 F1, F1 की वैल्यू कितनी है 12 टाइम्स PB, यहाँ पे माइनस 4, इधर गया तो प्लस 4 F2, F2 की वैल्यू क्या है 6 PA माइनस 6 PB, तो मैं यहाँ से 6 को कॉमन ही निकाल लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 6 PA माइनस 6 PB। क्यों निकाला, देखो यार 6 सब में कट रहा है, तो डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ, 6 6 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 6 6 जार 36 आएगा, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो काट दो, काहे के लिए ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी कर रहे हो, 4 से डिवाइड होता है वो भी कर दो, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, बचेगा 2 नीचे आएगा 0, 4 5 जार 20, तो आ रहा है 1500। पूरी वैल्यू कटने के बाद क्या बचा आपके पास 1500 इज इक्वल टू 3 टाइम्स PB में से PB गया था, आएगा 2 टाइम्स PB प्लस 1 टाइम्स PA, आया PA की वैल्यू है आपके पास, तो मिल जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2 PB, PA के जगह आ जाएगा 1200 माइनस
पीबी। तो क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 1200, इधर गया तो माइनस 1200, 1500 में से 1200 गया तो बचेगा 300, 2 बीबी में से पीबी गया तो बचेगा पीबी, यानी पीबी की वैल्यू क्या आई 300 न्यूटन पर मीटर। मिल गया पीबी, एक बार पीबी मिल गया तो पीए आराम से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, पीए इज इक्वल टू 1200 माइनस पीबी, पीबी कितना है 300, 1200 में से 300 गया तो बचेगा 900 न्यूटन पर मीटर। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। इस पे अब एक जो नॉन यूनिफॉर्मली वेट वेरी होता है वाला क्वेश्चन बचा है, वो देखना है। और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ा हूँ, कल के लेक्चर के पहले आपको वो पूरी रिवाइज करके आना है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।